नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतरेंगे जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला डर और उलझे हुए पारिवारिक रिश्ते एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। हमारे सामने स्रोत हैं फिल्म खूनी अनुष्ठान का रहस्य से जुड़ी जानकारी, और हमारा मकसद है इसके सबसे अहम पहलुओं और छिपे हुए संदेशों को समझना। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है 1987 के एक खौफनाक रहस्यमयी अनुष्ठान से। हाँ। और फिर सीधे 37 साल बाद 2024 में आ जाती है, जहां एक परिवार अनजाने में उसी अतीत के जाल में फंस जाता है। ये डर, ड्रामा, मजबूरी और लालच का एक ऐसा कॉकटेल है जो कई सवाल खड़े करता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। कहानी की शुरुआत ही काफी विचलित करने वाली है। 1987 में कुछ नकाबपोश औरतें एक तालाब के पास अजीब सा अनुष्ठान कर रही हैं। हाँ, वो सीन काफी इंटेंस है। खून से सने हाथ, मंत्रोच्चार और फिर उनकी लीडर का एक जवान लड़की के चेहरे पर बेरहमी से सुइयां चुभाना। तो ये सीन, इसका मतलब क्या है कहानी के लिए? देखिए, ये महज एक डरावनी शुरुआत नहीं है, बल्कि पूरी कहानी की नींव है। वो तालाब, वो नकाबपोश औरतें और खास तौर पर वो सुइयां, ये सब कहानी के मुख्य रहस्य के प्रतीक हैं। अच्छा। सुइयों का राज तो अंत तक बना रहता है और कहानी को एक सूत्र में पिरोता है। ये दृश्य हमें तुरंत बता देता है कि हम किसी सामान्य पारिवारिक कहानी में नहीं, बल्कि किसी गहरे और काले रहस्य में उतरने वाले हैं। सही। फिर कहानी आती है 2024 में। हम मिलते हैं तारी से। वो अपने 2 बच्चों हनीफ और बयान के साथ रहती है और उसका भाई है कादर। हाँ। पता चलता है कि तारी अपनी माँ से सालों से अलग है। उसके मन में माँ के लिए कड़वाहट है, क्योंकि उसे लगता है माँ ने उन्हें बचपन में छोड़ दिया था। यहीं पर कहानी का वो इमोशनल कोर, मतलब भावनात्मक पहलू सेट होता है। तारी का गुस्सा और माँ से दूरी एक अहम हिस्सा है। हाँ, साथ ही कादर का किरदार भी दिलचस्प है। वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उस पे कर्ज है। ये पैसों वाला एंगल ना, हाँ, वो जरूरी है। बाद में उसके फैसलों पर गहरा असर डालता है। हाँ, कादर ही तारी को खबर देता है कि माँ बहुत बीमार है, शायद मरने वाली है। वो तारी से माँ से मिलने का आग्रह करता है। तारी पहले तो मना करती है, गुस्सा है जाहिर है। बिल्कुल। लेकिन कादर उसे ये कहकर मनाता है कि शायद उसे अपने सालों पुराने सवालों के जवाब मिल जाएं। और वे सब माँ के घर जाते हैं। और वो घर? हाँ, वो घर भी कुछ कम नहीं है। उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आलीशान। वो घर भी अपने आप में किरदार जैसा है, महल नुमा, स्विमिंग पूल के साथ। ये उस रहस्य में अमीरी की तरफ इशारा करता है जिसका स्रोत शायद कुछ ठीक नहीं है। हाँ। और घर में लगी दादी की जवानी की पेंटिंग। हाँ, जिसमें उन्होंने एक लकड़ी का मास्क पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये मास्क कहानी का एक और केंद्रीय प्रतीक है जो बार बार लौट कर आता है। बहुत जरूरी है ये मास्क। और जब वे दादी से मिलते हैं तो एक और शौक लगता है। 70 साल की दादी तारी से भी ज्यादा जवान दिखती हैं। है ना अजीब? ये कैसे मुमकिन है? और फिर वो अजीब घटना, दादी की तबीयत बिगड़ने पर देखभाल करने वाली का दवा की जगह एक गाना बजाना। हाँ, वो गाना। और दादी ठीक हो जाती हैं। ये सब बहुत ही नेचुरल नहीं लगता। बिल्कुल। दादी का ये अप्राकृतिक यौवन और संगीत से ठीक होना साफ संकेत है कि यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं। ये सीधे तौर पर 1987 के उस अनुष्ठान से जुड़ा हुआ लगता है। दादी का बयान का हाथ जोर से पकड़ना भी दिखाता है कि उनमें कोई असामान्य शक्ति है जो शायद उनके नियंत्रण में भी नहीं है। इसी बीच कादर घर की तलाशी लेता है। भाई है, लेकिन हाँ, उसका लालच दिखने लगता है। हाँ, उसे पैसे और वही लकड़ी का मास्क मिलता है। उसका लालच यहाँ साफ दिखता है। और फिर रात में दादी की हालत बिगड़ती है। वो बिस्तर से गिरकर बयान पर आ जाती हैं, कादर पे उल्टी कर देती हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें शमीन को बुलाना ही पड़ता है। हाँ, जिसके बारे में वो केयरटेकर ने पहले बताया था। हाँ। यहाँ कहानी अलौकिक मोड़ लेती है। शेमिन का आना और उसका अनुष्ठान करना उस शक को यकीन में बदल देता है कि दादी किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में है। वो अनुष्ठान वाला सीन। हाँ, खास तौर पर वो नारियल पर वार करने वाला और दादी के मुंह से सुइयों के निकलने का सिलसिला काफी ग्राफिक और महत्वपूर्ण है। वो हर वार के साथ एक सुई का निकलना, बाप रे, ये देखना ही भयानक रहा होगा। बिल्कुल। और जैसी आखिरी सुई निकलती है, दादी की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हाँ, वो मरते ही उनका शरीर एक जवान औरत से पलक झपकते ही एक बेहद बूढ़ी औरत में बदल जाता है। ये परिवर्तन ही उस अप्राकृतिक यौवन का सबूत है। सुइयां शायद उस जीवन शक्ति या कहें तो श्राप को बनाए हुए थी। अच्छा। उनके निकलते ही शरीर अपने असली रूप में आ गया। शेमिन फिर बताता है
कि ये सुइयां उसी अनुष्ठान का हिस्सा थीं और दादी को प्राकृतिक मौत नहीं मिल सकती थी। उनके शरीर को जमीन भी स्वीकार नहीं करेगी, उसे उसी तालाब में फेंकना होगा। उसी तालाब में जहां वो 1987 वाला? हाँ, वही तालाब। और ये काम अगले गुरुवार तक ही हो सकता है, यानी 7 दिन शव को घर में रखना होगा। 7 दिन लाश के साथ एक डरावने घर में? ये नियम कहानी में तनाव को एकदम पीक पर ले जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये 7 दिन परिवार के लिए कहर बनकर टूटते हैं। हाँ, वो दादी का नहाते वक्त बोलना, मुझे छोड़ दो। उफ। तारी पर प्रार्थना करते हुए किसी की मौजूदगी महसूस होना, बयान को भूत दिखना और दादी की आत्मा का बिस्तर पर लेटा मिलना, डर लगातार बढ़ता जाता है। ये घटनाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये दिखाती हैं कि घर और उसमें मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। और वो लकड़ी का मास्क, वो भी सक्रिय हो उठता है। हनीफ का अलमारी में छिपना और मास्क का उड़कर उसके सामने आना। हाँ, वो डरावना था। फिर बयान का रात में कुर्सी पर झूलते हुए अजीब तरह से घूरना, ये दिखाता है कि मास्क सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि शायद उस श्राप या आत्मा का एक जरिया बन गया है। और हनीफ का ये कहना कि मास्क पहनने पर उसे दादी दिखती है, ये बात तो और पक्की करता है। सही। इसी बीच कादर का लालच भी बढ़ रहा है। हाँ। वो तारी से घर बेचने की बात करता है और फिर वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है। हाँ, वो बच्चों वाली बात। तारी टिकट लाने जाती है और ये साहब बच्चों को अकेले छोड़कर नशे में धुत हो जाते हैं। कादर का ये रवैया कहानी के दुखद अंत की भूमिका तैयार करता है। उसका लालच और लापरवाही परिवार को और बड़े खतरे में डाल देती है। बिल्कुल। बच्चों का डर वाजिब है और जब वे बाथरूम में दादी के शव को देखते हैं तो उनका डर आतंक में बदल जाता है। चीखते हुए भागते हैं वो। और तभी तारी वापस आ जाती है। हाँ, तारी लौट कर आती है और कादर पर भड़क जाती है, जाहिर है। लेकिन उसी रात एक और भयावह घटना होती है। क्या? तारी देखती है कि बयान ने दादी का मास्क पहना है और उसके चारों ओर वही नकाबपोश औरतें अनुष्ठान कर रही हैं। अरे बाप रे, वही औरतें? हाँ, वो तारी को रोकती हैं और उसे किसी वादे की याद दिलाती हैं। तारी मास्क उतार फेंकती है और वो गायब हो जाती हैं। ये वादा, ये क्या है? ये वादा कहानी का एक बड़ा रहस्य है। क्या ये तारी का वादा है या दादी का, या उस अनुष्ठान से जुड़ा कोई पुराना समझौता? इसका खुलासा बाद में होता है, लेकिन यहाँ ये घटना तारी को तोड़ देती है। वो इतना डर जाती है और तंग आ जाती है कि शेमिन की चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला कर लेती है। हाँ, वो गुस्से और हताशा में फैसला करती है कि वो आज ही माँ का अंतिम संस्कार करेगी, 7 दिन का इंतजार नहीं। ये तो गड़बड़ है। वो मास्क को जला देती है और कादर के रोकने पर भी नहीं मानती। वो माँ को कब्रिस्तान में दफना देते हैं। मतलब सीधे सीधे नियमों को तोड़ दिया। और जैसा कि अलौकिक कहानियों में होता है, नियम तोड़ने का परिणाम भयानक होता है। बिल्कुल। लौटते वक्त भारी बारिश, घर का गायब होकर फिर विशाल परछाइयों के साथ दिखना, और फिर अगली सुबह खुद को वापस उसी घर में पाना, ये सब दिखाता है कि उन्होंने श्राप को और भड़का दिया है। घर उन्हें जाने ही नहीं देगा। और वो हर जगह माँ का शव दिखना, वो उनके मानसिक आतंक को दर्शाता है। तारी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कब्रिस्तान से शव निकाल कर लाते हैं और उसे शेमन के कहने अनुसार तालाब में डाल देते हैं। देर से ही सही। कादर सुइयों वाला पाउच भी फेंक देता है। उन्हें लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई? नहीं, क्योंकि एक और धोखा अभी सामने आना बाकी है। क्या मतलब? जब तारी पैकिंग कर रही होती है तो उसे जला हुआ मास्क अपने सामान में मिलता है। क्या? जला हुआ मास्क? कैसे? पता नहीं कैसे, और फिर मास्क खुद ब खुद उसके चेहरे पर लग जाता है। अरे! और मास्क पहनते ही तारी को सब दिखने लगता है, अपनी माँ का अतीत। अच्छा, क्या दिखता है? पता चलता है कि माँ ने ये अनुष्ठान तारी के जन्म के बाद किया था, जब वो उसे स्तनपान नहीं करा पा रही थी, शायद सामाजिक दबाव या निराशा में। तो ये वजह थी। हाँ, लेकिन इसकी कीमत उसके पति की मौत थी, मतलब तारी और कादर के पिता की। बाप रे! अनुष्ठान और बलियां मांग रहा था, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए उसने उन्हें खुद से दूर भेज दिया था। तो उसने छोड़ा नहीं था, वो बचा रही थी उन्हें। हाँ, यहाँ माँ के किरदार को एक बिल्कुल नया आयाम मिलता है। वो खलनायिका नहीं, बल्कि एक मजबूर और दुखियारी माँ थी, जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को एक भयानक श्राप में फंसा लिया। ये मातृत्व का एक बहुत ही विकृत और दुखद रूप है। बचाने की कोशिश में ही विनाश के बीज बो दिए गए। ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि मजबूरी में लिए गए फैसलों के भयानक नतीजों पर एक टिप्पणी भी है।
तारी को आईने में माँ की आत्मा दिखती है, जो माफी मांगती है और बताती है कि अनुष्ठान करने वाले तारी को ले जाना और कादर को मारना चाहते हैं। अच्छा, वो वादा शायद यही था। हाँ शायद। वो तारी को असली सुइयों को तालाब में फेंकने, मास्क तोड़ने और एक सुरक्षा मंत्र बताती है, लेकिन तभी माँ की आत्मा को खींच लिया जाता है। ओ नो। और तारी को समझ आता है कि कादिर ने धोखा दिया है। कादिर ने? कैसे? उसने अपना कर्ज चुकाने के लालच में असली सुइयां रख ली थीं और नकली तालाब में फेंकी थी। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लालच का अंधापन है। उसने न सिर्फ परिवार को खतरे में डाला, बल्कि अपनी माँ की आत्मा की शांति की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। तारी उससे असली सुइयां लेती है, लेकिन तभी छत पर चिपके हनीफ और बयान नीचे गिरते हैं। क्या? हाँ, और तूफान उन्हें बाहर खींचता है। वे बयान को बचा लेते हैं, पर हनीफ को कोई अदृश्य शक्ति उड़ा ले जाती है। हे भगवान! तारी समझ जाती है कि उसे फौरन असली सुइयां तालाब में फेंकनी होंगी, बेटे को बचाने के लिए। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। हाँ। तारी मंत्र पढ़ते हुए तालाब पर जाती है, सुइयां फेंकती है। तालाब से आवाज आती है, हम वही ले रहे हैं जिसका वादा किया गया था। हनीफ का शरीर पानी में दिखता है। ओह! यहीं पर कादिर का प्रायश्चित सामने आता है। हाँ, कादिर रोते हुए कहता है कि हनीफ को छोड़ दो, मेरी जान ले लो। और ऐसा कहते ही हनीफ बाहर आने लगता है। सच में? हाँ। तारी उसे बचाने में लग जाती है और ध्यान नहीं देती कि कादिर को क्या? कादिर को पानी में खींच लिया गया है। नकाबपोश औरतें उसे घेर लेती हैं। उनकी लीडर कहती है, हम सिर्फ वही ले रहे हैं जिसका वादा किया गया था। अरे! तो कादिर की बलि चढ़ गई। लेकिन तारी हार नहीं मानती। उसे माँ के शब्द याद हैं। वो मंत्र पढ़ती है और मास्क को तोड़ देती है। मास्क तोड़ देती है। तो ऐसा करते ही उन औरतों के मास्क भी टूट जाते हैं, उनके भयानक चेहरे दिखते हैं और वे गायब हो जाती हैं। लगता है कादिर बच गया। चलो शुक्र है। लेकिन अंत इतना सीधा नहीं है। मतलब लीडर वापस आती है और कादिर को खींच लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी माँ बलि देना भूल गई थी, पर वादा तो वादा है। ओहो! कादिर गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है? तारी उसे ढूंढ नहीं पाती। हाँ, ये अंत बहुत शक्तिशाली और अस्पष्ट है। मास्क टूटने से श्राप टूटा या सिर्फ वो औरतें कमजोर हुईं? क्या कादिर की बलि देकर ही वादे का अंत हुआ? ये सवाल रह जाता है। अगले दिन तारे बच्चों और देखभाल करने वाले के साथ वो घर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। 100 दिन बाद वीरान घर दिखता है, जहां माँ की पेंटिंग गायब है। अच्छा। और माँ की आत्मा कमरे में नाच रही है। इसका क्या मतलब निकालें? यही इस कहानी की खूबी है। ये कई सवाल छोड़ जाती है। क्या कादिर हमेशा के लिए खो गया? क्या माँ की आत्मा को मुक्ति मिली और वो खुशी से नाच रही है? या वो अभी वहीं फंसी हुई है, शायद उस घर की नई संरक्षक बनकर? या हो सकता है वो नाचना किसी और आने वाले खतरे का संकेत हो? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। कहानी एक अनसुलझे, बेचैन करने वाले मोड़ पर खत्म होती है। तो ये थी खूनी अनुष्ठान का रहस्य। मातृत्व की मजबूरी, लालच के घातक परिणाम और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप की एक डरावनी तस्वीर। इसमें सिर्फ डर नहीं, बल्कि किरदारों के जटिल भावनात्मक पहलू भी हैं। बिल्कुल, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे डर, मजबूरी या लालच में लिए गए फैसले पूरे परिवार का भविष्य तबाह कर सकते हैं। माँ का बलिदान भी अंततः श्राप का कारण बना और कादिर का लालच शायद उसकी जान ले गया। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत के साये कितनी गहराई तक पीछा कर सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे काले अतीत से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है, या कुछ निशान, कुछ असर हमेशा बाकी रह जाते हैं? सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद देखने वालों के जहन में देर सब घूमता रहेगा।